जैसे जैसे जनवरी का महीना बीतते जाता है ना, वैसे वैसे उन परीक्षार्थियों के अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है जिनके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले होते हैं। अब देखो होता क्या है, एक साधारण सी बात है ये कि एग्जाम्स में सबके अंदर डर बना रहता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे पूछेगा, कितना समय मिलेगा, कितने देर में लिख पाएंगे, कैसी मेरी हैंडराइटिंग होगी, क्या मैं सारे क्वेश्चंस को टच कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं जो आंसर लिखूंगा वो सही होगा कि नहीं, कौन सा क्वेश्चन मुझे याद है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, किसको बाद में करना है। अरे यार 1000 टेंशन रहते हैं दिमाग में और बस वहीं पे गेम पलट जाता है। अगर आप के अंदर शांति है, पेशेंस है और अगर आपने धैर्य बनाकर रखा है तो आपके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे होंगे, क्योंकि आप एग्जाम्स में सही लिख कर आओगे। देखो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या आपको लिखना है और कितना लिखना है, ये अगर आपको पता हो ना तो आपके पेपर अच्छे से जाएंगे। क्योंकि एग्जाम्स जो होता है ना वो आपकी काबिलियत को टेस्ट करता है, आपके अंदर क्या है कितना है ये वो एग्जाम निकाल के लेके आता है कि भाई आपके पास विषम परिस्थितियां अगर आ जाए ना तो आप उन परिस्थितियों में कैसे उस चीज को हैंडल करोगे। देखो यही चीज होता है सारे लोगों के साथ, और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ और मेरे से पहले वाले लोगों के साथ भी हुआ और आपके बाद वाले लोगों के साथ भी होगा। तो डरने की बात नहीं है, बस पेशेंस बनाए रखे, दिमाग को शांत रखे और फिर जो सामने आ रहा है, जो पहले लग रहा है कि हाँ जी ये मेरे लिए आसान है, इसे मैं आसानी से और बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, तो पहले उसे कर ले। और जो चीज जरा सा टफ होता जा रहा है या जिस चीज पे ज्यादा भरोसा नहीं है उसे बाद में करें। तो देखो इसी क्रम में मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स या फिर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं या घर के आजू बाजू या फिर मेरे कोचिंग सेंटर के आजू बाजू जितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उन सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि सर क्या आएगा, कैसे आएगा, कुछ जरा सा हिंट दे दो। देखो समझने वाली बात है कि पिछले 11 महीने 12 महीने में अगर आप सारी चीजों को कवर नहीं कर पाते हो तो 10 से 15 दिन के अंदर कवर नहीं कर पाओगे। और जब इन चीजों को आप देखोगे ना तो आपके अंदर, आपके दिमाग में एक अलग ही प्रकार की बेचैनी बढ़ती जाएगी। तो सोचने और समझने की शक्ति यहां पे कमजोर हो जाती है, याद रखना। तो हमें सोचना और समझना है ही नहीं, हमें सिर्फ उन खास खास चीजों पे ध्यान देना है ना जिन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आज मेरे पास 1 2 3 4 प्रकार के हिंदी के वाक्य हैं, इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हुआ है और हमें ढूंढना है इन चारों में से, जो ऑप्शन दिए हुए उन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है। देखो क्या करता है कि जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर होगा, आप जब उस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, ढंग से समझिएगा, तो आपको मिलेगा चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। मतलब एक हिंदी का वाक्य दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अच्छा, ये जो आज का ट्रांसलेशन है ये 2021 में पूछा गया है, 2021 के बोर्ड में पूछा गया। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि यही ट्रांसलेशन सेम टू सेम पूछेगा। देखो भाई, पैटर्न सेम हो सकता है, शब्द अलग हो सकता है, वाक्य अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम हो सकता है। अब एक एक करके चीजों को देखते हैं, उसके बाद बातें और होती रहेंगी। आज का जो हमारा पहला वाक्य है वह है बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। देखो तो खेलते हैं वाक्य में क्रिया के साथ ताहती है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है और ये सिंपल प्रेजेंट में आता है। तो सिंपल प्रेजेंट में होता क्या है, अगर आपके दिमाग में पैटर्न याद हो, अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर याद हो, तो आप इस वाक्य को आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे या आपके दिमाग में ट्रांसलेशन बन जाएगा और फिर जो ऑप्शन सही है आप उसे टिक मार सकते हैं। तो देखो, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, बच्चे के लिए चिल्ड्रन हो जाएगा। अब देखो, चिल्ड्रन यहां पे सब्जेक्ट है, तो हम इन चारों वाक्यों में से ऐसे वाक्यों को चुनेंगे जिनका सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है। तो एक ये हो गया, दूसरा हमारा नहीं है तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, और तीसरे में भी सब्जेक्ट चिल्ड्रन है तो इस पे ध्यान देंगे, चौथे में सब्जेक्ट चिल्ड्रन नहीं है तो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। मतलब 2 हमारा आंसर तो पहले ही छट गया। अब बचे 2। अब इन दोनों में से देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा है। देखो, खेलते हैं तो चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग,
ये फ्यूचर टेंस में है तो ये होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। पहला आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए भी खत्म, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो 1 2 3 ये तीनों तो बाहर निकल गया, अब बचा सी, तो हम सी पे आसानी से टिक कर सकते हैं, लेकिन इसको जानते हैं कि ये है क्या। बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, देखो प्लूरल नंबर है तो वर्ब के साथ एस ऐड नहीं है, तो चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे, यह सेंटेंस 100% सही होगा, 100 में 100 बार सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। अब देखो यही सेंटेंस नहीं पूछेगा, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, यही सेंटेंस नहीं पूछेगा, ये भी कह सकता है कि हम लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं, शिक्षक गण रोज पढ़ाते हैं, मां रोज गीत गाती है, पिताजी रोज बाजार जाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दे देगा। जब इस प्रकार के वाक्यों को देगा तो अब आपने समझ लिया कि कौन सा ट्रांसलेशन बनेगा, कैसे बनाएंगे इसको, तो आसानी हो जाएगी। तो देखो पैटर्न सेम रहेगा सब, या फिर वाक्य अलग अलग हो सकते हैं। और ये दिमाग में हमेशा बैठा के रखना कि आप दुनिया की सारी चीजों को नहीं जान सकते हो, बस कुछ खास खास पैटर्न को जान लो जो सबसे वीवीआई होते हैं। उन्हीं पैटर्नों को रिपीट वाइज ईयर दर ईयर, बर्स दर बर्स चेंज करके पूछते रहता है। तो एक सेंटेंस इस क्रम में हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे वाक्य को देखते हैं। दूसरा वाक्य है कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कृपया भी दिया हुआ है, तो कृपया के लिए हम प्लीज का प्रयोग करेंगे, और प्लीज हमारा वाक्य के अंत में या वाक्य के पहले भी हो सकता है। अब देखते हैं। तो यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन, प्लीज का प्रयोग ही नहीं किया तो ये सेंटेंस होगा ही नहीं। सिट डाउन प्लीज, हम इस पे विचार करेंगे, ये हो सकता है। रिक्वेस्ट यू टू सिट डाउन, होगा ही नहीं। यू शुड सिट डाउन, ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिट डाउन प्लीज, यही सेंटेंस सही होगा, क्योंकि बैठ जाए के लिए हम सिट डाउन का प्रयोग करेंगे और कृपया के लिए हमने लास्ट में प्लीज का प्रयोग कर दिया। तो कृपया बैठ जाए, सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठ जाए, सिट डाउन प्लीज। अब देखो, अब इस पैटर्न पे आपको बहुत सारे वाक्य दे देगा। कृपया नहा ले, कृपया खा ले, कृपया सो जाए, कृपया पढ़ ले, कृपया नाच ले, कृपया गा ले, कुछ भी चीज होगा। तो जब इस प्रकार का आपको सेंटेंस मिलेगा तो पैटर्न याद रहेगा। अगर पैटर्न याद रहेगा तो फिर आपको ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त परेशानी या कठिनाई का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और बोर्ड्स एग्जाम में अगर ऐसे आ गए तो भाई आपके लिए तो आंख बंद करके टिक मारने वाला हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पैटर्न तो पता ही है, आपको तो सारी चीजें पता ही है। बस सोचना क्या है, ऑप्शन पे क्लिक करो, ऑप्शन को मार्क कर दो, आपका आंसर कंप्लीट। तो चलो अब तीसरा वाक्य देख लेते हैं। तीसरा वाक्य है, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। देखो लिख रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसकी सहायक क्रिया बाहर रहेगी। क्या रहेगी? इस वाक्य की सहायक क्रिया बाहर रहेगी। तो हम पहले देखते हैं। तो इस वाक्य में सहायक क्रिया हमारी बाहर है, तो हम इस पर ध्यान देंगे। इस वाक्य में सहायक क्रिया बाहर नहीं है, क्रॉस। इस वाक्य में सहायक क्रिया बाहर नहीं है, क्रॉस। इस वाक्य में भी सहायक क्रिया बाहर नहीं है, क्रॉस। बचा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर, ये ऑप्शन ए होगा। याद रखना, पैटर्न को समझना। क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम नहा रहे हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो, ये पैटर्न होगा। बस ये पैटर्न ही फॉलो करना, ऑप्शन आपके सामने रहेगा। चौथा सेंटेंस हमारा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, आई नो हाउ टू स्विम। अब देखो इस सेंटेंस पे और पहले सेंटेंस में, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी पे हम ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, आई नो हाउ टू स्विमिंग। अब देखो वर्ब का ये चौथा रूप है, तो कभी भी हम टू के साथ वर्ब का चौथा रूप प्रयोग ही नहीं करते, हम टू के साथ वर्ब का पहला ही रूप प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए भी खत्म, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। बचा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। आई नो हाउ टू स्विम। देखो
वर्ब के साथ नो का प्रयोग किया हुआ है, मतलब नो के साथ हाउ टू का प्रयोग किया हुआ है, और टू के साथ वर्ब वन का प्रयोग किया हुआ है, तो सेंटेंस ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं तैरना जानती हूं, आई नो हाउ टू स्विम। अब पैटर्न समझो, मैं पढ़ाना जानता हूं, वह पत्र लिखना जानती है, मां रोटी बनाना जानती है, पिताजी साइकिल चलाना जानते हैं, बच्चा फुटबॉल खेलना जानता है, भाई गाना गाना जानता है। तो हम वर्ब नो के साथ हाउ टू का प्रयोग करते हुए वर्ब का पहला रूप लगा देंगे। नो हाउ टू का प्रयोग करते हुए वर्ब का पहला रूप लगा देंगे। तो अगर आपको सिर्फ पैटर्न पता हो ना, अगर आप सिर्फ तरीका जानते हो, अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पता हो, तो आप ऐसे वाक्यों की ऐसी की तैसी करके आओगे। ऐसी की तैसी समझ रहे हो ना? मतलब कोई भी वाक्य दे दे, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता हो, सिर्फ आपको पैटर्न पता हो ना, डर नहीं आएगा। डर नहीं आएगा, आपके आजू बाजू भी नहीं आएगा। और ये मैं लिख के देता हूं कि आप सिर्फ इन चीजों को समझते जाओगे ना, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मार्क्स लेके आओगे अपने एग्जाम में। तो डरने की बात नहीं है, डर खत्म कर दो। सिर्फ पढ़ते रहो, सिर्फ जानते रहो, सिर्फ सीखते रहो। और सीखते सीखते खुद ही मत सीखना, दूसरों को भी सिखाना, क्योंकि उनके भी तो एग्जाम्स होने वाले हैं ना। तो खुद पास करके क्या करोगे? किसी और को पढ़ाओ, किसी और को बताओ, ताकि उसके भी कुछ मार्क्स आ जाए। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, देखो ये बोर्ड मॉडल्स हैं, 21 में ये सारे ट्रांसलेशंस पूछा है। पैटर्न सेम रहेगा, वाक्य बदल दिए जाएंगे। ऐसे वाक्य आ सकते हैं और आएंगे भी और आए भी हैं, तो ऐसे वाक्यों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो बोर्ड मॉडल्स के नाते बीबीआई क्वेश्चन है, तो मैं फिर से कहूंगा कि ऐसे पैटर्न्स को डेली समझो, डेली जानो। क्या पता यही आ जाए, क्या पता इसी पैटर्न में से कोई आ जाए। तो फिर तो आप ये नहीं ना कहोगे कि मुझे नहीं पता है, फिर तो आप ये कहोगे कि सर लास्ट टाइम में आपने हमें बता दिया, लास्ट टाइम में आपने हमें समझा दिया, और फिर मैंने उसको सही करके आया है, ये देखो, ये देखो। और फिर जब रिजल्ट आएगा ना, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ जी, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ न कुछ फायदेमंद हुआ, कुछ न कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको बताया जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। तो चलो आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करो, और कल की क्लास के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल फिर जब मैं आऊंगा तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे।